बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रोक हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड सिंस एंटीक्विटी एंड इट रिमेन्स अ मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी टुडे। बहुत पुरानी प्रॉब्लम है जो लोगों के साथ चली आ रही है और मेजर कॉज है डिसेबिलिटी का। ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करेंगे हम प्रोसेस को, असेसमेंट और मैनेजमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन को और समराइज़ करेंगे रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट को। अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रोक और जानेंगे कि किस तरह से पेशेंट के साथ डील किया जाता है। डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के बारे में, टाइप्स देखेंगे स्ट्रोक्स की, उसके अलावा एक्सप्लेन करेंगे डीलिंग विद पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक। ठीक है। स्ट्रोक इज़ द सडन अक्यूरेंस ऑफ परमानेंट डैमेज टू एन एरिया ऑफ द ब्रेन कॉज्ड बाय ब्लॉकेड ब्लड वेजल्स और ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन। ठीक है। या तो कोई भी ब्लॉकेड होगा या फिर ब्लीडिंग होगी ब्रेन के अंदर, सडन अकेयरेंस होगी जिसकी वजह से कोई भी एरिया आपका ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो जाएगा। अदर कॉज ऑफ फोकल ब्रेन डैमेज सच एज ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ द ब्रेन, टीमाइलिनेटिंग लीजन्स, brain tumors, brain abscesses and other can produce stroke like symptoms but are not included in this definition. Okay. कैटेगरीज़ के अंदर इस्कीमिक होता है। इस्कीमिक जनरली कॉज बाय वैस्कुलर ओक्लूजन, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके ब्रेन की वेजल्स के दरमियान कहीं पे कोई थ्रोम्बस बन जाता है जबकि हैमरेजिक नॉन पैरेन्काइमल हैमरेज सच एज ए सेरेब्रल हैमरेज ड्यू टू अ रप्चर ऑफ इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ हैमरेजिक स्ट्रोक एज वेल। ये देखिए जो आपका स्कीमिया होता है उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है किसी भी उसके अंदर, जिसकी वजह से वो आगे जो है वो ब्रेन को सही सप्लाई नहीं दे रहा होता, उसके से स्कीमिक स्ट्रोक होता है। और हैमरेजेस के अंदर क्या होता है कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल होती है जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो स्प्रेड करने लगता है आपकी बाकी ब्रेन के अंदर। ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक इज़ फोकल वीकनेस। थ्रू स्ट्रोक कैन प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स सच एज सेंसरी लॉस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, विजुअल लॉस। ठीक है। ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके स्ट्रोक होने के बाद आपके पेशेंट के अंदर नज़र आ सकते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के मसल्स के अंदर वीकनेस आने लगती है, साथ साथ सेंसरी लॉस और स्पीच लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन है, विजुअल लॉस भी कुछ पेशेंट्स के अंदर हो जाता है। Resultant neurological deficits are generally referred to as impairment which may or may not result in functional limitation, often characterized as a disability। क्या होता है कि अगर ये neurological deficit आपके बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा इम्पेयरमेंट कॉज करने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि फंक्शनल लिमिटेशन आने लगती है और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो डिसेबिलिटी की तरफ चली जाती है। अगर आपने याद हो जो हम लोगों ने बात की थी इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की, तो उस वक्त यही कहा था कि अगर कोई इम्पेयरमेंट बढ़ जाती है और वो रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए पेशेंट के साथ अटैच हो जाती है तो वो कुछ अर्से के लिए जब तक कि वो इम्पेयरमेंट कवर नहीं हो जाती डिसेबिलिटी कॉज करती है, और अगर वो डिसेबिलिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट इज टर्न टू द हैंडीकैप। रिस्क फैक्टर्स आपके स्ट्रोक के अंदर एज बहुत बड़ा फैक्टर है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हमारे 50 प्लस के ऊपर होते हैं। सेक्स के अंदर फीमेल सेक्स बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी प्रेजेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको स्ट्रोक कॉज हो सके। हाइपरटेंशन, अगर कोई पेशेंट मुसलसल हाइपरटेंसिव है तो वहाँ पे उसकी ब्लड वेसल्स के साथ थ्रोम्बस या रप्चर दोनों होने का चांस होता है। उसके अलावा स्मोकिंग फैक्टर जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम पे लेके जा रहे होते हैं, वो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर किसी पेशेंट के साथ अटैच है, डायबिटीज़ है, डाइट उसकी जो है वो अच्छी नहीं है, उसकी डाइट के अंदर हैवी फैट डिपोजिशन डाइट जो होती है उस तरह की बहुत ज़्यादा है, और डाइट ख़राब होने की वजह से ओबेसिटी, इसी तरह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल की है। सारी चीज़ों के साथ आप अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल में भी मौजूद हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि स्ट्रोक कॉज हो सके। और उसके साथ साथ हाइपरलिपिडीमिया, अगर कि आपका लिपिड प्रोफाइल लेवल जो है वो मुसलसल हाइपर पे जा रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है क्या, और रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक के लिए। प्रिवेंशन के अंदर हम देख सकते हैं कि रिमेन्स ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है। रिड्यूसिंग बर्डन, मोबिलिटी एंड मोटिलिटी रेट को हम कम करने के लिए काम कर रहे होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होती है उसके अंदर हम फोकस करते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के या उसको उनको कम कर सकें, जिस हद तक पेशेंट को हम रोक सकते हैं उसको गाइड करें और बताएं
कि इन चीज़ों से वो सेफ़ रहे। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम ट्रीट कर रहे होते हैं हाइपरटेंशन को, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, जो कि हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है लेकिन अब्रॉड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और पेशेंट जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं। इसी तरह से अवॉइड किया जाता है एंटी कोगुलेंट मेडिकेशंस को। अगर के एंटी कोगुलेंट मेडिकेशंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर हो तो वो भी आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के अंदर। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अभी हमने पीछे कैटेगरीज़ में देखा था, तो कैटेगरीज़ के साथ साथ हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं जिनको हम जो है वो एक वन बाय वन जो है थोड़ा डिफ़ाइन करते जाते हैं। जैसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो होता है वो आपका जो है सिर्फ कुछ वक्त के लिए जो है बॉडी के साथ अटैच होता है और उसके साथ रहता है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो कहना चाहिए थोड़ी 24 आवर्स के लिए जो है वो पैरालिटिक उसके ऊपर जाती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिकवर जाती है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो होता है स्ट्रोक दैट लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स एंड हैपन्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ ब्रीफली ब्लॉक। अगर कुछ अरसे के लिए ब्लॉक हुई है तो वो उसके अंदर होती है और उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाती है। विद इन 24 आवर्स की आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मली रिएक्ट करने लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की। सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस प्रेजेंस होता है ब्लड क्लॉट की तरह ड्यूरल वेनस साइनसिस में। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो ड्रेन होता है ब्रेन के लिए वो इफ़ेक्ट होने लगता है। सिम्टम्स के अंदर इसमें हेडेक, एबनॉर्मल विजन्स और बाकी सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक देने लगते हैं, जिसके अंदर वीकनेस ऑफ फेस भी शामिल होती है, लिम्स और वन साइड ऑफ द बॉडी के अंदर कई बार सीजर्स भी फील हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेरेब्रल एम्बोलिज्म की। सेरेब्रल एम्बोलिज्म जो होता है ब्लड क्लॉट स्टार्ट्स होता है हार्ट से और ब्लड वेसल जहाँ पे क्लॉट ओरिजिनेट होता है वहाँ पे स्टॉप करने लगती है आर्टरी। इसकी वजह से क्या होता है कि रेस्ट जो आपके ब्लड की तरफ ब्लड जा रहा होता है वो रुक जाता है। द रिजल्ट इज़ ओक्लूजन ऑफ द वेसल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं लुमिनर स्ट्रोक की। लुमिनर स्ट्रोक इज़ अ टाइप ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक दैट अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू वन ऑफ द स्मॉल आर्टरीज डीप विद इन द ब्रेन बिकम्स ब्लॉक्ड। अगर कि आपकी जो स्मॉल आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं ब्रेन की तो वो लुमिनर स्ट्रोक जो है उसको कॉज करता है। हैमरेजिक सेरेब्रल हैमरेज जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक तरह से इंट्राक्रेनियल ब्लीड होती है जिसके अंदर ब्रेन के टिश्यूज़ और वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से हेडेक या एक साइड पे वीकनेस, वॉमिटिंग, सीजर्स वगैरह फील होने लगते हैं। उसके बाद सबएरेक्नॉइड हैमरेज की अगर हम बात करें ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि ये वो कंडीशन है जहाँ पे आपके जो ब्रेन की स्पेसेस होती है उसमें सब जगह पे ब्लड भर जाता है। ठीक है, और वो इतना सीवियर आपका जो है वो रप्चर होता है एन्यूरिज्म का कि यूजुअली जो है उसका रीज़न जो होता है वो हेड इंजरीज होता है। ठीक, ये देखिए इसके अंदर अगर आप देखें इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर ब्लॉकेड ही दिखा रहे हैं, जबकि इंट्राक्रेनियल हैमरेज के अंदर ब्लीड दिखा रहे हैं जहाँ पे थोड़े से पोर्शन के अंदर ब्लीड हुआ उसके बाद वो वहीं पे ही है, जबकि सबएरेक्नॉइड हैमरेज के अंदर आपके जो ब्लीड है वो पूरे आपके ब्रेन को कवर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रोक सिंड्रोम की बात करते हैं। स्ट्रोक सिंड्रोम जो है सेट ऑफ सिम्टम्स है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपके ब्रेन के किस हिस्से में एग्जैक्टली स्ट्रोक कॉज हुआ है। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टीनोसिस सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है कि नैरोइंग हो जाती है लार्ज आर्टरीज़ की जो लोकेट करती हैं नेक के पास, जो कि कैरी करती हैं ब्लड आपके हेड, फेस और ब्रेन के ऊपर। इस नैरोइंग की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है जो कि प्लाक करता है और इनसाइड द आर्टरीज़ के अंदर। ठीक, अब जो आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम होता है इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रोक करता है एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो वो स्ट्रोक पे चली जाती है और ब्लड क्लॉट वहाँ पे ट्रैवल करता है एल्सवेयर कहीं भी बॉडी के ऊपर। ठीक है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है कि सिंड्रोम रेफर्स टू सिम्टम दैट फॉलो स्ट्रोक अक्यूरिंग इन द एरिया नॉर्मली सप्लाइड बाय वन ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, किसी भी वजह से जो आर्टरी आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की कोई एक ब्रांच है वो सफ़र करती है। ठीक है, जबकि वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी के अंदर सिंड्रोम जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपके मेडुला सेरेब्रल पॉन्स मिड ब्रेन थैलेमस ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के ऊपर जो होता है वहाँ पे इफेक्ट करी होती है, ओक्लूजन होती है जिसकी वजह से लार्ज वेजल्स की
सिस्टम यूजुअली लीड टू मेजर डिसेबिलिटी और डेथ। इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है पेशेंट का डेथ का। अगर कि किसी पेशेंट को वर्टिब्रोबेसिलर स्ट्रोक होता है तो उसका मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, 85% चांस होता है कि वहाँ पे आपके पेशेंट की डेथ कॉज हो जाए। अब हम इवैल्यूएशन देखते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को इवैल्यूएट कैसे करते हैं स्ट्रोक के लिए। सबसे पहले उसका फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके अंदर थॉरोली हम देखते हैं उसके सारे सिम्टम्स को कि उसके जो लिम्स हैं उसकी पावर कैसी है मसल की, वहाँ पे जो है वो मसल की जो लेंथनिंग है उस पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उसके साथ साथ हम उसके जो है वो मसल्स के साइज़ के ऊपर देखते हैं कि एट्रोफिड या हाइपरट्रोफिड तो नहीं हो रहे हैं। मसल्स की टोन पे चेक किया जाता है कि मसल की टोन किस तरह की है, फ्लैसिड पैरालिसिस है या स्पास्टिक पैरालिसिस है। उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं पेशेंट की, और वो सारी चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सेरेब्रल इमेजिंग, सीटी स्कैन या प्रेफरेबली एमआरआई वगैरह करवाया जाता है, जो कि एक्चुअल में इंडिकेशन देता है कि स्ट्रोक किस टाइप का है। इसी तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो है कार्डियक की एक्टिविटीज़ वगैरह देखी जाती नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर हम सारे आप मसल्स की जो टोन वगैरह या सीजर्स वगैरह आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और नॉन इन्वेजिव कैरोटिड स्टडीज़ वगैरह करवाई जाती हैं, जिसके अंदर कैरोटिड आर्टरी वगैरह की स्टडीज़ देखी जाती हैं। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम आपके हार्ट की इवैल्यूएशन के लिए कराया जाता है। एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट के अंदर इंट्रावेनस थ्रोम्बोलिसिस विद रिकम्बेंट टिश्यू प्लाज्मोनिजन एक्टिवेटर, ये आपकी एक इंट्रावेनस एप्लीकेशन होती है, वो करवाई जाती है। इसके अलावा कंट्रोल कराया जाता है ब्लड प्रेशर को, फीवर को और हाइपरग्लाइसीमिया को। इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करने से आपका एक्यूट स्ट्रोक की जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो तो आपकी प्रॉपर हो जाती है, लेकिन जो हमारी रिहैबिलिटेशन होती है उस फेज़ के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लमेटिक या सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाली चीज़ होती है उसके अंदर फीडिंग केयर आ जाती है। पेशेंट का देखना कि वो सही तौर से प्रॉपर जो है वो फीड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसको चोकिंग तो नहीं कर रहा है, उसको जो फीड मिल रही है वो उसकी प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। उसके अलावा प्रेशर सोर केयर हम लोग को बहुत अच्छे से देखनी होती है कि ऐसा ना हो कि पेशेंट की जो है वो पोजीशन इस तरह की है कि वो मुस्तकिल लेटे लेटे जो है वो उसके प्रेशर सोर कॉज हो जाए। तो इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। पेशेंट की जो स्किन होती है उसकी प्रॉपर जो है चेकिंग करना, उसके प्रेशर सोर एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर जो है वो एक कोई प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वहाँ पे होती हैं वो कवर देना। इसके अलावा इनकॉन्टीनेंस के इश्यूज़ को देखना कि इनकॉन्टीनेंस के इश्यूज़ की वजह से कोई और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, अगर कि कैथेटर लगा है, कोई और इन्फेक्शन का चांस है, इन सब चीज़ों को कवर देना। प्रॉपर पोजीशनिंग पेशेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, जो कि आपके प्रेशर सोर केयर भी करती है। उसके अलावा पेशेंट की मोबिलिटी के लिए भी हेल्पफुल हो रही होती है। बैड मोबिलिटी के अंदर भी हमें देखना होता है कि पेशेंट को साइड बाय साइड लाइनिंग पे करना, सुपाइन लाइन पे रखना, और इसके अलावा पेशेंट को बेड के ऊपर ही मूव करा के जो है बेड की पोजीशन से उसको प्रॉपर चेंज करना, ठीक है। इसके अलावा मोबिलिटी के अंदर पेशेंट को हम देखते हैं कि किस तरह से हम पेशेंट को मोबाइल कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं। इनिशियल के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो हम पेशेंट को करवा सकते हैं और उसको आसानी से उसकी मोबिलिटी की तरफ हम वापस ला सकते हैं। जबकि स्पैस्टिसिटी के लिए हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस के ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि इनिशियल जिस वक्त पैरालिसिस का अटैक होता है तो हमें पेशेंट जो है वो फ्लैसिड कंडीशन के अंदर मिलता है, जहाँ पे टोन उसकी नॉर्मली बहुत ज़्यादा लो होती है। तो अगर टोन उसकी बहुत ज़्यादा लो है तो वहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस को जो है हम कवर देने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फ़ौरन ही कुछ अर्से के अंदर अंदर आपको पेशेंट के अंदर स्पैस्टिसिटी डेवलप हो जाती है। जब स्पैस्टिसिटी डेवलप हो जाती है तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कॉन्ट्रैक्चर डेवलपमेंट का। वहाँ पे हमें पेशेंट की स्ट्रेचिंग्स और स्ट्रेंथनिंग दोनों पे काम करना होता है। हम पेशेंट की एक्सरसाइजेस प्रोग्राम इस तरह से अटैच करते हैं कि उसके तमाम मसल्स को इन्वॉल्व किया जा सके। उसका जो साइड है इफ़ेक्टेड, उसके ऊपर भी जो है वो एक्सरसाइज प्रॉपर्ली परफॉर्म की जाए, और उसके जो साउंड साइड है, साउंड लिम्स हैं, उनके ऊपर भी एक्सरसाइज परफॉर्म की जाए, ताकि जब उसकी मोबिलिटी के लिए उसको ट्रांसफ़र के लिए हम उसको आगे बढ़ाएं तो उसके जो साउंड लिम्ब है उसकी स्ट्रेंथ इतनी इनफ हो कि वो उसकी इफ़ेक्टेड लिम्ब को कवर दे सके। तो उसकी सारी एक्सरसाइज प्रॉपर जो है वो देखते हुए हमें इस तरह से फॉर्मुलेट करनी पड़ती है कि पेशेंट सही से और अच्छे से अपने सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए कवर कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ हम जब उसकी एक्सरसाइजेस कराते हैं और उसके लोअर लिम्ब को जो है मोबिलाइज़ कर रहे होते हैं
तो वहीं पे हम डीवीटी फॉर्मेशन को भी रोक लेते हैं। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर कि स्ट्रोक का पेशेंट बहुत लंबे अरसे तक बेड पर लेटा रहता है तो वहाँ पे फिर ये चांस होता है कि अब हमारे पेशेंट का डीवीटी कॉज ना हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता डीवीटी कॉज हो जाता है तो वो वहाँ से डिटैच होकर सडन डेथ भी कॉज कर सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस दी जाती हैं। उसके अलावा इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे स्टेबल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हमें ज़रूर देखना होता है कि पेशेंट कैसे, क्योंकि यूजुअली जब हम सेकेंडरी फेज़ की बात करते हैं तो क्या होता है कि प्रीवियसली उसको एक स्ट्रोक माइनर या TIA का होके गुजर चुका होता है। उसके अलावा क्या होता है, सिग्निफिकेंट जो उसकी परसिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं उनको हमें रूल आउट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है हमें डिसेबिलिटी इफेक्टिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, अगर उनमें से कोई एक भी चीज़ उस पर इफेक्ट कर रही है और उसको डिसेबिलिटी कॉज कर रही है, जिसमें मोबिलिटी या सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिकेशन है, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल है या स्वेलिंग है, अगर इनमें से कोई चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं या डिसेबिलिटी कॉज कर रही होती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है हमें जो है प्रॉब्लम करती है आगे। हमें हर हालत में अपने पेशेंट की मोबिलिटी और सब चीज़ों को देखना होता है कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। सफिशेंट कॉग्निटिव फंक्शन टू लर्न, ज़ाहिर सी बात है अगर पेशेंट का कॉग्निटिव लेवल अच्छा नहीं होगा तो वो हमारी बात समझने से जो है वो कासिर होगा, और सही तौर से बात को जब समझ नहीं सकेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा उसके दरमियान का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारी जो थेरेपीज़ हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। फ़िज़िकल एबिलिटी पेशेंट की हमें देखना कि क्या वो इतना एक्टिव है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को टॉलरेट कर सके एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे, ठीक है ना। अगर वो इतना एक्सरसाइज प्रोग्राम को अपने ऊपर अटैच करके टॉलरेंस ले सकता है तो ठीक है, नहीं ले सकता है तो हमें इसको हर हालत में रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद अचीवेबल थेरेपेटिक गोल्स, वो चीज़ें जो पेशेंट आराम से कर सकता है वो चीज़ें उसको सिखाना और कोशिश करना कि वो सारी चीज़ें वो खुद करे। जिस हद तक हम उसको जो है इंडिपेंडेबल कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको डिपेंडेबल कर दें और वो दूसरों के साथ ही असिस्टिव डिवाइसेस या असिस्टेड के साथ ही जो है वो मूवेबल होने के काबिल हो। तो जितनी जल्दी कोशिश करेंगे हम अपने पेशेंट को एक्टिव करें, ठीक है। रिकवरी के अंदर कंपनसेशन, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन तीनों पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहले उसकी कंपनसेशन देना, जो भी हो रहा है रिकवरी के फेज़ के ऊपर जाना और वहाँ पे देखना किन किन चीज़ों को प्रिवेंट करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। देन अटैच टू द पेशेंट टू रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। रिकवरी हमें इम्पेयरमेंट्स पे भी देनी पड़ती है कि जो भी कुछ उसकी इम्पेयरमेंट हुई जिस वजह से उसको रिकवर किया जाए ताकि वो फर्दर ऑन कोई प्रॉब्लम ना कॉज कर रहा हो। इसके साथ साथ स्पेसिफिक स्ट्रोक इम्पेयरमेंट्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन में हम लोग कॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि अगर कि हमारे पेशेंट की कॉग्निशन और कम्युनिकेशन पे असर पड़ा है तो हमें सबसे ज़्यादा उसके ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पेशेंट की कॉग्निशन और कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे और सिर्फ हम उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट कभी भी जल्द इम्प्रूव नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर पेशेंट कॉग्निटिवली हमारे साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर होगा और हमारी बात को समझ सकेगा और हमारे साथ कोऑपरेट करेगा तो उसकी चीज़ें बहुत जल्दी कवर होने में ज़्यादा जो है आसानी होगी। इसी तरह से विजुअल डेफिसिट्स, अगर विजुअल डेफिसिट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो दूसरी तरफ से जो है प्रॉब्लम का शिकार होगा और हम उसको सही तौर से जो है वो समझा नहीं सकेंगे। उसका विजुअल पाथवे ही अच्छा नहीं होगा तो वो हमारी बात को जो है वो सही तौर से जो देख नहीं पाएगा या हमारे परफॉर्मेंस को या हमसे सही तौर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से डिस्फेजिया, अगर कि उसको डिस्फेजिया है, उसकी स्पीच जो है वो प्रॉब्लम में आ गई है, डिस्फेजिया जो होता है उसकी वजह से स्पीच के प्रॉब्लम जो है जनरेट होते हैं और आपकी नॉर्मल स्पीच जो है वो डिमिनिश हो जाती है, तो भी हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है और पेशेंट सही तौर से हमारी बात को नहीं समझ पाता। इसी तरह से मोटर इम्पेयरमेंट, अगर जो भी मसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, जहाँ पे भी वीकनेसेस आ रही हैं, मसल टोन के ऊपर डिस्टर्बेंस आ रही हैं, उनके ऊपर काम करना, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग के साथ उनको नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ लाना और उन मसल्स की वर्क के साथ हमें पेशेंट को दोबारा स्टेबलाइज़ करना, उसकी बैलेंस के ऊपर काम करना, उसकी जो प्रॉपर पोजीशनिंग है उसके ऊपर काम करना, उसकी मोबिलिटी पे काम करना और उसकी रिकवरी फेज़ को जो है वो फास्टर करके उसको जल्द से जल्द उसकी एक्टिविटी के लेवल पे लेके जाना। थेरेपी जो मोबिलिटी के लिए हम करते हैं उसके अंदर पोस्चर पे काम करते हैं हम लोग, बैलेंस पे काम करते हैं, वेट ट्रांसफ़र, ग्रॉस मोटर स्किल्स।
पोस्चर के ऊपर काम करने से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जब हम पेशेंट की जो है वो इफ़ेक्टिव लिम्ब के साथ साथ साउंड लिम्ब पे काम करते हैं, तो जब हम पेशेंट को लाइन के अंदर तो उसका पोस्चर मेंटेन करना बहुत आसान होता है। हम उसको जो है थोड़ी सी भी गाइडेंस देते हैं कि वो अपने आप को जो है वो मूव करने के लिए अपने साउंड लिम्स का जो है वो सहारा ले या उनको यूज़ करे, तो वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी पे हमारे साथ पार्टिसिपेशन दे देता है। इसी तरह से अगर पेशेंट को हम जो है मूव करते हैं मोबिलिटी की तरफ, कि हम उसको जो है लाइन टू सुपाइन करवा रहे हैं, तो उसके जो साउंड लिम्ब होता है वहाँ पे हमें उसकी हेल्प चाहिए होती है। वो बहुत अच्छे से बेस्ट एक्टिविटीज़ करता है बैलेंस के साथ, और वो सारी चीज़ें करता है। जब हम बैलेंस पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी इसीलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम उसके साउंड लिम्ब को जो है वो अच्छे से बैलेंस के ऊपर रखें और उसकी जो है वो स्ट्रेंथिंग पे काम करें, तो पेशेंट अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपने साउंड लिम्ब का सहारा आसानी से ले सकता है। वो इसी तरह से अपना वेट ट्रांसफ़र करता है अपने साउंड लिम्ब पे, ताकि वो अपने आप को फॉलिंग से जो है वो सेव कर सके। इसी तरह से ग्रॉस मोटर स्किल जो हैं वो उसकी इम्प्रूव कराते हैं। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि सिटिंग बैलेंस के साथ हम उसको कितनी सारी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, और उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम उसको डिफरेंट मेथड्स के साथ अटैच किया हुआ है, हमने डिफरेंट टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रंक बैलेंस के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ट्रंक बैलेंस अच्छा नहीं होता, पेशेंट की सिटिंग जो है इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो ट्रंक बैलेंस के लिए हमारे पास जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जिसके अंदर हम बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, जो कि हमारे ट्रंक को बैलेंस करने में आसानी कहना चाहिए साथ देती है, और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत जल्द सिटिंग पोस्चर के ऊपर आ जाता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमारे पास बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जो है रेजिस्टेंस जो है देते हैं पेशेंट को, ताकि वो डिफरेंट मेथड से रेजिस्टेंस को कवर करे और अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। इन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के अंदर हम पेशेंट को जो है वो रेजिस्टेंस जो है थ्रू पेशेंट भी दे सकते हैं। मतलब कि उसका जो साउंड लिम्ब है उसके साथ हम अगर उसको बोलें कि वो अपने दूसरे हाथ को जो है पकड़ के जो है उसकी रेजिस्टेंस के ओवरकम करके जो है वो एक्सरसाइज करे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि उसको पता होगा कि वो कितना रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि पेशेंट की एबिलिटी सबसे ज़्यादा पेशेंट खुद समझता है। उसके अलावा हम थेरेपिस्ट के ज़रिए रेजिस्टेंस दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, तो छोटे छोटे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो है वेट के जो बार्स होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो डंबल्स वगैरह होते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है थेरापेटिक जो है वो बैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग जो है थेराबेंड्स कहते हैं। उन थेराबेंड्स की इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पेशेंट्स के लिए। हम देखते हैं पेशेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके हिसाब से उनको सजेस्ट किया जाता है, और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको जो है वो एक्सरसाइज कराई जाती है और उससे उनकी इम्प्रूवमेंट कराई जाती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज यूजुअली हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे पेशेंट के मसल्स में स्पास्टिसिटी आ रही हो। स्पास्टिसिटी को तोड़ने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके ज़रिए हम मसल्स को उसकी मैक्सिमम लेंथ के ऊपर लेके जाते हैं, जो कि आपके पेशेंट्स के मसल्स को शॉर्ट होने से सेव कर रही होती है और उसके साथ साथ उसके कॉन्ट्रैक्चर डेवलपमेंट को रोक रही होती है। इसी तरह से हम पेशेंट को वॉक के ऊपर लेके जाते हैं। वॉक के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसके अंदर हम केन के ज़रिए पेशेंट को हेल्प करके ले जा सकते हैं। क्वाड्रापॉड हमारे पास होता है जो कि वॉकर की तरह होता है, और उसके साथ हम पेशेंट को वॉक कराएं तो पेशेंट बहुत सेफली वॉक करता है, क्योंकि उसको ये डर नहीं होता कि वो गिर जाएगा। उसको पता होता है कि वो सेफ़ है, उसके साउंड लिम्ब जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ इनफ है कि वो उस तरफ से भी सहारा कर लेगा, और उसके साथ साथ उसका जो है वो वॉकर भी मौजूद होता है। पेशेंट को जब भी हम वॉक कराते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमेशा पेशेंट के क्लोज़ हम रहें, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसको लगे कि वो गिर रहा है या उसको फॉलिंग का कोई इशू हो तो हम उसको फ़ौरन से सेव कर सकें। उसके अलावा हम पैरेलल बार पे उसको वॉक करा सकते हैं। पैरेलल बार पे वॉक करना भी आसान होता है, सपोर्टिव साइड होता है, दोनों साइड से पेशेंट आराम से पकड़ के जो है वो सही से वॉक कर सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट की वॉकिंग इतनी अच्छी आ जाती है कि वो विदाउट सपोर्ट वॉक करने लगता है, तो फिर हम उसको जो ट्रेडमिल होता है उसके ऊपर भी वॉक कराते हैं, ताकि उसकी वॉकिंग एबिलिटी जो है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सके। ये देखिए डिफरेंट मेथड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पेशेंट को जो है वॉक के लिए कितने ज़्यादा स्टेप्स के ऊपर लेके जाया जा रहा है। उसके अलावा पेशेंट को जो है ट्रांसफ़र के लिए उसकी ट्रंक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करके उसको किस तरह से किया जा रहा है।
पेशेंट के साथ आप देख रहे हैं डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उसको स्टेयर्स क्लाइंबिंग के ऊपर भी लेके जाया जा रहा है। ऊपर वाली एक डायग्राम में आप देख रहे होंगे पोजीशन बनाई हुई है पेशेंट की। इस तरह की पोजीशन साइड लाइन्स में बनाई जाती हैं ताकि पेशेंट को प्रेशर सोर्स से रोका जा सके और पेशेंट को डिफरेंट पोजीशंस के साथ उसकी पूरी बॉडी के अंदर उसकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे एक कॉर्नर पर जो तस्वीर है उसके अंदर पेशेंट के हाथ में एक थेराबैंड है और उस थेराबैंड के ज़रिए उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं। ठीक, फैक्टर्स प्रिडिक्टिंग पुअर एडियल आउटकम्स। अब फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे पेशेंट्स का जो है एडियल आउटकम्स जो होता है वो पुअर होता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हमें वो एडवांस एज की वजह से आती है। अगर कि पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे लिए जो है वो मुश्किल होता है कि हम पेशेंट को इतनी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ लेवल पे लेके जाएं या पेशेंट को बार बार सिखाएं। वहाँ पे पेशेंट की कॉग्निशन भी बहुत स्लो होती है और पेशेंट की जो कहना चाहिए लर्निंग कैपेबिलिटी भी स्लो होती है और वो बहुत हद तक खुद भी नहीं चाहता कि वो सारे काम करे। उसके अलावा कोमॉर्बिडिटी अगर उसके साथ अटैच हो जाती हैं तो वो आपको जो पुअर आउटकम्स देती हैं। उसके साथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर है, उसको डायबिटीज़ है, सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक्स है, किसी वजह से सीवियर वीकनेसेस हैं, पुअर सिटिंग बैलेंस है, विजुअल स्पैटियल डेफिसिट्स हैं, जो आपको सही तरह से विजन ही नहीं दे पा रहा कि उसका जो कहना चाहिए विजन का जो पूरा उसका एक इक्विटी है वो सही नहीं है, वो सही ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा। मेंटल चेंजेस हैं जो मैंने कहा एज की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस का बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है, या लो इनिशियल एडियल स्कोर है उसका, या टाइम इंटरवल्स ऑनसेट ऑफ रिहैबिलिटेशन जो है वो बहुत पहले का था और पेशेंट बहुत अरसे के बाद जो है वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के साथ अटैच होता है। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको पुअर एडियल आउटकम्स देती हैं। पेशेंट इतनी जल्दी अपनी एडियल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाता। जितनी जल्दी पेशेंट का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उतनी ही जल्दी पेशेंट जो है वो रिकवर होने का उसके रिकवर होने के चांस होते हैं। वो बहुत जल्द अपने आप को दोबारा काफ़ी हद तक अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ ले आता है। उतना ही कम उसका चांस होता है कि वो डिसेबिलिटी की तरफ जाए और उतना ही कम चांस होता है कि वो हैंडीकैप हो। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है आप देख सकते हैं कार्डियक डिजीज़ जो होती है उनके ऊपर जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कार्डियक का कोई और इशू होता है तो वो भी आपके पेशेंट को मुसलसल बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर रहा होता है और उसकी रिहैबिलिटेशन पे असर डाल रहा होता है। इसी तरह से अगर यूरिनरी ट्रैक अगर इनकॉन्टिनेंस का मुस्तकिल इशूज़ हैं और दूसरी चीज़ें इन्फेक्शन के बारे में पेशेंट आ रहा है तो वो भी आपके पेशेंट की मैनेजमेंट पर असरअंदाज होती है। तो इसीलिए मेडिकल मैनेजमेंट में इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से फोकस करना होता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अगर हम देखे जाएँ तो पोस्ट एक्यूट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में तो परसेंटेज के हिसाब से अगर इनकी हम फ्रीक्वेंसी लें तो मेडिकली तो सबसे ज़्यादा पल्मोनरी एस्पिरेशन या नमूनिया का 40% चांस होता है। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी 40% चांस होता है। डिप्रेशन आपका 30% पे आ जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन या रीजनल सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर 30% चांस होता है, जहाँ पे आपके मस्कुलोस्केलेटल में पेन्स और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट कर रही होती हैं। फॉल्स हिस्ट्री 25% उसका चांस होता है। माल न्यूट्रिशन, सही तौर पे बैलेंस डाइट नहीं दी गई हो, उसका भी 16% चांस होता है। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अगर पेशेंट के अंदर मौजूद है तो भी 6% चांस होता है उसका। प्रेशर अल्सर 3%। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में अगर टॉक्सिक और मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी उसको ये 10% चांस। स्ट्रोक प्रोग्रेशन 5% एंड सीजर 4%। मतलब मेडिकल के अंदर हमें बहुत सारे इश्यूज़ को देखना था, न्यूरोलॉजिकल के अंदर थोड़े से हमारे पास इश्यूज़ कम हैं। ठीक, कंक्लूजन में अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशन दैट कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इन मोटर फंक्शन इज़ पॉसिबल इन स्ट्रोक survivors even after years of a stable chronic deficits have created both opportunity एंड चैलेंज फॉर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइडर्स। क्या होता है कि अगर कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए मोटर फंक्शन की किसी भी स्ट्रोक के साथ तो हमें जो है वो पेशेंट को जो है वो एक तो जल्द से जल्द प्रोग्राम के साथ अटैच करना होता है, स्टेबल करना होता है क्रॉनिक डेफिसिट्स के लिए, और अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों चीज़ें हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा उतनी ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेगा और उतनी जल्दी वो उसको कवर कराएगा। आप मुझे बताइएगा कोई इसमें कि व्हाट आर द स्पेसिफिक स्ट्रोक इम्पेयरमेंट, जिसका आंसर यहाँ पे मौजूद है। कॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन, विजुअल डेफिसिट, डिस्फेजिया एंड मोटर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी इशू आपको मज़ीद हो तो आप मुझे जो है वो अपने क्लासरूम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।